Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और हम लोग फिर से एनसीईआरटी को शुरू करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि ये जो किताब है इसके अंदर 3 पार्ट डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है नेशनलिज्म के रिलेटेड है और जहां पे नेशनल मूवमेंट का पूरा बात किया गया है। यही किताब का जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग आज जो ये किताब को सेकंड पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे तो वहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज की जो ग्लोबल वर्ल्ड हमको दिख रही है, जिसे हम लोग आज की मॉडर्न वर्ल्ड के रूप में पहचानते हैं, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, ये ग्लोबलाइजेशन कैसे उभर के आया, पहले प्राचीन विश्व के अंदर क्या दुनिया कनेक्टेड थी कि नहीं थी, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन पड़ा तो बेसिकली उसके कारण कॉलोनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है। क्योंकि हमको तो क्या है, सिलेबस के सेंट्रिक पढ़ना है और मुझे आपको यही बताने की कोशिश करनी है कि हम जब ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं तो ग्लोबलाइजेशन को एक सिंपल स्टैंड अलोन आइडियोलॉजी के रूप में जीएस पेपर 1 के अंदर तो हमको देखना ही है साहब, ठीक है। हमको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखना है और हमको ये समझना है कि ये जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है बेसिकली उसके ऊपर भी कैसे असर करता है, ठीक है। तो राइट फ्रॉम दी प्री मॉडर्न टाइम्स का मतलब कि आधुनिक विश्व की शुरुआत हुई उसके पहले से ही ये ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ता है और यही ग्लोबलाइजेशन बेसिकली कॉलोनाइजेशन को कैसे जन्म देगा साहब, कॉलोनीज की स्थापना करना, उसके साथ हम लोग लिंकअप करेंगे। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो काफी पहले ग्लोबलाइजेशन की थोड़ी बहुत मैं आपको व्याख्या के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन जब चल रहा है तब कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को कैसे जोड़ा जाता है साहब, ठीक है। ये जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी के ऊपर जुड़ा हुआ है। ये चैप्टर की शुरुआत ही यहां से होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के रूप में, जहां पे बोला जाता है कि जब आधुनिक विश्व की शुरुआत हुई तो आधुनिक विश्व के पहले क्या दुनिया कनेक्टेड थी कि नहीं थी। और अगर आपने ये चैप्टर देखोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ गोवा का म्यूजियम का एक फोटोग्राफ दिया गया है जहां पे 10th सेंचुरी के आसपास आपको एक बोट की इमेज दिख रही है। कैन यू सी द इमेज ऑफ बोट्स आप, ठीक है ना। तो एक पूरा का पूरा आपको एक स्टोन की इमेज दिखेगी, यू कैन सी एन इमेज ऑफ स्टोन, और यहाँ इन बिटवीन आपको एक बोट दिख रही है। ये बोट क्या दर्शाती है, व्हाट डज दिस बोट सिग्निफाई साहब, ठीक है। तो यही पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस मच पॉइंट्स। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ये कैसे उभर के आया और प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बाद हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड की तरफ कैसे चलते हैं और यही ग्लोबलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉलोनाइजेशन को कैसे जन्म देगा, हाउ ग्लोबलाइजेशन विल लीड टू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। क्योंकि हमको जो पढ़ना है वो यहाँ पे ही पढ़ना है साहब, ठीक है ना। तो हम लोग अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी क्योंकि ये जो कॉलोनाइजेशन का जो टॉपिक है यहां से यूपीएससी ने 2 टाइम्स इसने मेंस के क्वेश्चन निकाले हैं साहब, ठीक है। 2 बार इसने मेंस का क्वेश्चन पूछा है, एक 2013 में पूछा था और एक 2018-19 के अंदर इन्होंने निकाल के पूछ दिया है साहब। यही चैप्टर के अंदर से वर्बैटिमली आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको जान के बहुत हैरानी होगी क्योंकि जब कॉलोनाइजेशन दुनिया के अंदर चलता है, तो कॉलोनाइजेशन के भाग के रूप में अफ्रीका को पूरी तरह से डिवाइड किया जाता है। ये अफ्रीका का जो पूरा आर्टिफिशियल डिवीजन होता है बेसिकली, जहां पे आपको स्ट्रेट लाइंस के द्वारा नक्शे खींचने की बात की जाएगी, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये कॉलोनाइजेशन का ही आउटकम आपको दिखेगा साहब। और ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ है ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हो पाया है कि दुनिया जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक आती गई, दुनिया जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आती गई, वैसे वैसे हमको पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को भी ज्यादा धक्का मिलता है, उसको ज्यादा पुश मिलता है और उसके कारण ही पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज का बंदरबाट हुआ। अफ्रीका उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट जगह थी जिसको पूरी तरह से इन्होंने चॉप आउट करने की कोशिश की। तो अफ्रीका का जो चॉपिंग है ये 2013 की मेंस के अंदर पूछा था। ये मैप आपको एनसीईआरटी के अंदर से दिया है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपको ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स को बेसिकली वर्बैटिमली पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। आप देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि इसको पढ़ने की आवश्यकता ये है कि आपको एग्जाम पास कराने में बहुत मददरूप हो सकता है। इट कैन हेल्प यू इन द पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझोगे तो यूपीएससी ने एक दफा क्वेश्चन एक और पूछा था, वो था इंडेंचर लेबर्स के बारे में। यूपीएससी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट द इंडेंचर लेबर साहब, ठीक है, कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके या बहुत सारे भारत के लोगों को उठा के लेके गए और बेसिकली ये जो इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया है ये भी यही चैप्टर का पार्ट है साहब। तो 2018 की मेंस के अंदर 15 मार्क का क्वेश्चन था, 250 शब्दों के अंदर लिखना था। पूछा गया था कि व्हाई इंडेंचर लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज,
हाउ दे बीन एबल टू प्रिजर्व द कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। वर्बैटिमली ये जो आंसर है या ये जो क्वेश्चन है, यहां से आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि एनसीईआरटी से ही हमको आंसर निकल सकता है। तो इसके लिए तो मैं आपको एनसीईआरटी इतना डिटेल में करा रहा हूं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट के अंदर लिख के भेजते हैं, कभी कभी मैसेज करते हैं कि सर आप कराते हो पर आप डेप्थ में क्यों जा रहे हो, काफी सारा मोनोटोनस हो रहा है। तो बेटा देखो, मेरे को मोनोटोनस करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपको एग्जाम सेंट्रिक पढ़ा रहा हूं, इसके लिए आपको ये चैप्टर को इतना डेप्थ के अंदर करा रहा हूं। खैर, आज फिर से शुरू करते हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे फ्री कोर्सेज चलते हैं, पेड कोर्सेज भी चलते हैं। मैंने फ्री कोर्सेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाए हुए, जिसे हम लोग स्पेशल क्लासेस कहते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक नई स्पेशल क्लास की सीरीज शुरू की है वाइसरॉय को रिलेटेड। तो मैंने 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी, ये 3 दिन मैंने भारत के अलग अलग जो वाइसरॉयस है इनके बारे में पूरी कहानी बताई है और समझाया है कि ये वाइसरॉयस का रोल क्या रहा था, ये वाइसरॉयस किस तरह से भारत में काम करते हैं। खास करके हमने शुरू किया है कैनिंग से, और कैनिंग से लेके इनफैक्ट हमें कर्जन तक की ये पूरी कहानी बताई है ये 3 दिनों के अंदर। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और आपने नहीं की हो तो ये कोड को यूज कीजिए, अनलॉक कोड है ये। फ्री कोड के द्वारा आप यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी क्लासेस है उसको आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी तो मैंने यहाँ पे कराया है, पर एनसीईआरटी के अलावा भी जो हिस्ट्री का पोर्शन है, खास करके मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आवश्यकता होती है प्री कम मेंस के अंदर, वो सब मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरी करीबन 3000 से ज्यादा स्लाइड्स अवेलेबल है। मोर देन 3000 प्लस साइट्स आर अवेलेबल। जनरल स्टडीज के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। इनके क्लासेस आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द कोर्सेज। आप कोई भी प्रकार का कोर्स ले सकते हो। एक प्लस कोर्स अवेलेबल है, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक और प्लस के बीच में फर्क यही है कि आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, यू विल गेट द फैसिलिटी ऑफ पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच आपको गाइड करेंगे इन योर प्रिपरेशन। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे, कोई भी प्रकार का आप इनफैक्ट यहाँ सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या कोई भी आप फ्री के कोर्सेज अटेंड कर रहे हो, तो आप ये कोड को लगा सकते हो। ये कोड यूनिवर्सल है, आपको 10% ऑफ भी दे देगा फीस के अंदर, और बेसिकली आपको एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत मददरूप करेगा। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसके बाद यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द क्लासेस, और साथों साथ 2021-22 के लिए बेसिकली हमारी बहुत सारी बैचेस है उसको भी अटेंड कर सकते हो। जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी हो सकेगी। ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लोगे तो भी आपके लिए काफी फायदे कारक है। और 28 तारीख यानी कि कल साहब है ना, 28 फरवरी, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉम्बैट। अनअकैडमी का लाइव क्विज है जहां पे बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम को देते हैं, और अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए की पूल में से स्कॉलरशिप मिलेगी। ये कॉम्बैट के लिए भी आपको खाली यही करना है कि आपको पीएन लाइव ये कोड को यूज करना है, और इसमें आप फ्री पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि कैसे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है। तो हम लोग वापिस एनसीईआरटी के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, और मैं आपको कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया बता रहा था कि ये जो आधुनिक कॉलोनाइजेशन हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई, बाकी सारे यूरोपियंस बेसिकली दुनिया के अलग अलग देशों में क्यों गए, उसके पीछे का कारण क्या था। उसके पीछे का कारण था ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है कि आज की जो आधुनिक दुनिया हम लोग देख रहे हैं, द ग्लोबल वर्ल्ड, ये कैसे उभर के आया है साहब। ठीक है ना, तो एंशिएंट एज में किस तरह से डेवलपमेंट था। एंशिएंट से आप देखोगे तो मिडिवल एज की जब हम लोग बात करेंगे तो मिडिवल एज में क्या चल रहा था, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर। तो मॉडर्न पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो एंशिएंट से लेके मिडिवल में लेके आगे चलोगे तो मॉडर्न पीरियड तक किस तरह से अलग अलग फेजेस के अंदर ये ग्लोबल वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया की स्थापना हुई, इसकी बात की गई है ये चैप्टर में। ये चैप्टर की शुरुआत बेसिकली इंडिया से ही होती है, जहां गोवा के म्यूजियम के अंदर आपको एक बड़ा सा स्टोन का मॉन्यूमेंट दिखेगा, जहां पे ये स्टोन के मॉन्यूमेंट के ऊपर एक बोट की इमेज दी गई है। ये बोट की इमेज दर्शाती है कि कैसे एक समय के दौरान 10वीं शताब्दी में भी ओशनिक ट्रेड एक्जिस्टेंस में था। आपको भी पता होगा कि हड़प्पन्स की हम लोग बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो आपको जानकारी होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी इनफैक्ट सभ्यता थी जिसने उस टाइम पे ओशनिक ट्रेड को अपना बढ़ावा दिया था। एंड यू माइट बी अवेयर कि ये ओशनिक ट्रेड किया करते थे उस टाइम के अंदर मगन्स के साथ, ये उस टाइम पे बेसिकली ओशनिक ट्रेड किया करते थे दिलमुन्स के साथ। तो ये बहुत बड़ा कंडीशन है साहब, है ना। तो हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं तो लोगों को लगता है ग्लोबलाइजेशन ये आधुनिक शब्द है और अभी रिसेंटली आया है साहब। आपको भी पता हो क्या ग्लोबलाइजेशन बेसिकली किसके साथ जुड़ा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आज की तारीख में हम लोग देखेंगे तो 3 कंसेप्ट के ऊपर जुड़ा है या 4 कंसेप्ट के ऊपर। एक तो है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, दूसरा है फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, तीसरा है फ्री मूवमेंट्स ऑफ सर्विसेज। इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि फ्री मूवमेंट ऑफ फाइनेंसेस
एंड टेक्नोलॉजी साहब, है ना। तो ये चारों की चारों चीज़ों को हम लोग जब इकट्ठा करते हैं तो उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन के रूप में पहचानते हैं। हमको पता चलता है कि आज की तारीख में इंडियंस बहुत सारे विदेश के देशों के अंदर हमको मिल जाते हैं। आज की तारीख के अंदर हमको ये भी पता है कि बहुत सारे यूरोपियंस भारत में आके स्थायी हुए थे और उन्होंने अपना अड्डा जमाया था, उन्होंने अपना दबदबा बनाया था साहब, ठीक है। ये रातों रात तो हुआ नहीं था, इट वॉज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस साहब, है ना। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इसी को ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन के रूप में पहचानते हैं, इसी को ही हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड के रूप में पहचानते हैं। और हम लोग जब बेसिकली इनफैक्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो किस तरह से डेवलप हुआ। प्राचीन समय से ही ह्यूमन सोसाइटीज इंटरलिंक हुआ करती थी और प्राचीन समय के अंदर भी हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं जहां लोग एक दूसरे से दूसरी जगह के साथ कनेक्टेड हुआ करते थे। वी फाइंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ये सब भारत की तरफ आते थे। भारत के लोग कहीं बाहर जाते थे। यू माइट बी अवेयर अबाउट ह्यूएनसांग, आपको ह्यूएनसांग के बारे में जानकारी होगी कि ह्यूएनसांग की एक समय की बात है कि ह्यूएनसांग चीन से भारत में आए थे। या आप देखोगे तो आपको एक और दिखेगा फाहियान साहब, है ना, इत्सिंग। ये सब लोगों का इंपॉर्टेंस क्या है, ये लोग आते थे तो एक जगह से दूसरे जगह वर्ल्ड को लिंक करते थे। उसी तौर के ऊपर मिडिवल इंडिया की बात करेंगे तो मार्को पोलो दिखेगा। मार्को पोलो वेनिस से आया था और भारत के अंदर भी थोड़े समय तक रहा था। काकटियास के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है कि राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड एंड द मिडिवल पीरियड बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी साहब। और ये ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ही बेसिकली धीरे धीरे जैसे समय आगे गया वैसे वैसे हमको पता चलता है कि यूरोपियंस भी भारत के अंदर आएंगे साहब, ठीक है ना। तो जब एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे तो बेसिकली पैसा लेके आते थे, वैल्यूज लेके आते थे, कुछ कुछ पॉजिटिव सीख के जाते थे। जैसे ह्यूएनसांग यहाँ से बुद्धिज्म की वैल्यूज लेके गया, फाहियान यहाँ से बुद्धिज्म की वैल्यूज बेसिकली लेके गया, यहाँ के नए विचार लेके गए। हमने जब चाइना से कुछ कुछ सीखा तो चाइनीज ने भी हमसे कुछ कुछ सीखा साहब, ठीक है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि आज की ग्लोबल वर्ल्ड है वो ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है। ये एक्सचेंज बेसिकली रातों रात नहीं होती है, ये एक्सचेंजेस के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया है। इनफैक्ट ये जो ग्लोबल वर्ल्ड की शुरुआत है मैंने आपको बताया अराउंड 3000 BC के आसपास पता चलती है, जहां कोस्टल ट्रेड जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ होता था। और मैंने आपको बताया कि वेस्ट एशिया मतलब आज का बहरीन का जो रीजन है या वेस्ट एशिया के अंदर ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे, दूसरा प्रदेश हमको जो यहाँ पे दिखता है बहरीन के साथ साथ, दैट विल बी इन द रीजन ऑफ ओमान साहब। ये सब रीजन के अंदर बेसिकली इनका व्यापार भी होता था, हड़प्पन्स का और बाकी सारे लोगों का साहब, ठीक है। उसके साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको व्यापार दिखेगा साहब, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दुनिया पहले से इंटरकनेक्टेड रही है। द वर्ल्ड हैज बीन इंटरकनेक्टेड साहब, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको मालदीव्स दिखता है। ये मालदीव्स बेसिकली आपके छोटे 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 एटॉल्स आपको दिखेंगे, छोटे 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 टापू दिखेंगे। ये भी अगर आपको जानकारी होगी तो ये भी इनफैक्ट वेस्ट एशिया के साथ भारत के साथ लिंकअप होते थे और यहाँ से बेसिकली बहुत सारी कौड़ी का उपयोग होता था साहब, है ना, ट्रेड्स के लिए साहब, है ना। तो कौड़ी को हम लोग कौड़ी के रूप में पहचानते हैं। आज की तारीख में आपने खेला भी होगा बचपन के अंदर साहब, ठीक है। तो ये जो कौड़ी है ये बेसिकली हम नहीं कहते कि ये फूटी कौड़ी जैसा बंदा है साहब, ठीक है। तो ये जो फूटी कौड़ी का बंदा हम लोग किसी को बोलते हैं उसके पीछे का सिग्निफिकेंस ही यही है साहब, ठीक है ना। तो ओरिजिनली बेसिकली मालदीव से चाइना, ईस्ट अफ्रीका यहाँ पे बेसिकली करेंसी के रूप में यूज हुई। तो उससे हमको पता चलता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एंशिएंट से लेके मिडिवल के पीरियड के दौरान बहुत ही इंटरलिंक था, बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंजेस हुआ था। ये एक्सचेंजेस होने के चक्कर में धीरे 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 हमको ये भी पता चलता है कि डिसीजेस भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। आपको भी पता है अभी रिसेंटली इनफैक्ट कोविड करके जो बीमारी है वो भी ग्लोबलाइजेशन के कारण ही शक्य हुआ। पहले भी हमको ये पता चलता है कि करीबन 7th सेंचुरी के आसपास जब हम लोग दुनिया की डिसीजेस की बात करेंगे, व्हेन वी कंसीडर्ड द डिसीजेस ऑफ द वर्ल्ड इनफैक्ट, है ना, वो 7वीं शताब्दी के दौरान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए थे। मतलब पकड़ के चलिए आज से 1400 साल पहले भी कुछ कोरोना जैसी बीमारी आई होगी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कॉन्टिनेंट से तीसरे कॉन्टिनेंट इनफैक्ट स्प्रेड हो गई थी। ये क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ था साहब। तो आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन बहुत खतरनाक चीज़ है। ये खतरनाक इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके कारण ही ये सब कुछ सक्रिय हुआ है साहब, ठीक है। अब आप देखिए कि ग्लोबल वर्ल्ड की जब हम लोग बात करते हैं आज के समय के दौरान, ये ग्लोबल वर्ल्ड एंशिएंट वर्ल्ड में कहाँ से बनता है साहब, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड एंशिएंट वर्ल्ड की बात करेंगे साहब, पुराने एंशिएंट हिस्ट्री की मैं जब बात करूंगा तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्या दुनिया ग्लोबलाइज थी कि नहीं थी? एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर दुनिया ग्लोबलाइज थी कि नहीं थी? तो एक चीज याद रखेगा कि इवन इन द एंशिएंट हिस्ट्री वी फाइंड
ग्लोबलाइजेशन वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री एज वेल। और पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, उस समय की जो दुनिया है साहब, उस समय के दौरान भी हमको ग्लोबलाइजेशन का अस्तित्व मिलता है साहब। आपको एक रूट पता होगा जिसे हम लोग कहते हैं सिल्क रूट। ये सिल्क रूट बेसिकली दुनिया को लिंकअप करता था। और ये सिल्क रूट अगर आपको जानकारी होगी तो चाइना से शुरू होता था और चाइना से सेंट्रल एशिया से होते हुए इवेंचुअली अगर आपको जानकारी होगी तो यूरोप की तरफ जाता था साहब, है ना। तो ये पूरा का पूरा लिंकेज है, ये पहले से ही चल रहा है साहब। और इसके कारण कल्चरल एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग के एक्सचेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ मिलती रहती है। जैसे यहाँ पे आपको एक पेंटिंग की बात की गई है कि कैसे ये सिल्क रूट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे साहब, ठीक है ना। तो पीसी कि इसको सिल्क रूट क्यों कहते थे, वाई वॉट दिस वॉज नोन एज सिल्क रूट साहब, ठीक है। सिल्क रूट इसके लिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे चाइना का जो सिल्क है और चाइना से बनने वाला जो सामान है वो यही रूट के ऊपर चलता था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो सिल्क रूट है ये जनरली जमीन के रास्ते से कनेक्टेड था एक तो, दूसरा अगर आपको पता होगा तो वो सी रूट से भी कनेक्टेड होता है। तो वी फाइंड टू काइंड्स ऑफ सिल्क रूट, एक तो लैंड से कनेक्टेड हमको मिल जाता है, दूसरा सी से मिलता है। आज की तारीख में चाइना बेसिकली इसी को ही रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और ग्लोबलाइजेशन में अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। उसी को ही चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहता है, या इसी को ही हम लोग दूसरे नाम से भी चाइना पहचानता है जिसे हम लोग कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। व्हाट चाइना सेज कि आई वांट टू स्टार्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये भी इसी का ही आपको एक आउटकम मिल जाएगा साहब, है ना। तो व्हाट डू वी सी, हमको क्या दिख रहा है, हमको पता चल रहा है कि पूरे दुनिया के अंदर ये बेसिकली चाइना आज की तारीख में जो कर रहा है ये पहले से एग्जिस्ट किया करता था। और इससे ही हमको पता चलता है कि ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स पहले से एग्जिस्ट करते थे। बेसिकली एशिया, यूरोप के साथ चाइना का व्यापार हमको बहुत टाइम से देखने को मिलता रहता है। ऑलमोस्ट क्रिश्चियन एरा की शुरुआत, मतलब आप पकड़ के चलिए कि जीरो के आसपास, क्योंकि जीसस आ गए थे साहब, बिफोर कॉमन एरा की बात करेंगे हम लोग साहब। और करीबन 15 सेंचुरी तक ये सर्वाइव करता है, मतलब आप पकड़ के चलिए तो करीबन 1500 साल तक इसका अस्तित्व रहा था। चाइना से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ट्रैवल होती है। इनफैक्ट पॉटरी से लेके, स्पाइसेस से लेके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब का ग्रोथ हुआ। और यूरोप से बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर बड़ी मात्रा के अंदर चाइना और भारत की तरफ आता था। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी, करीबन 15-16 सेंचुरी के आसपास का जो पीरियड है, ये पीरियड की खासियत ये थी कि इंडिया और चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करते थे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। मतलब 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक आपको ये डेटा मिलेगा जहां इंडिया से स्पाइसेस, इंडिया की टेक्सटाइल्स, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे मुस्लिम बहुत चलता था, बेसिकली छोटा सा बारीक सा कपड़ा होता है जो यूरोप के बाजारों में बहुत बेचा जाता था। चाइना से बेसिकली हमको सिल्क दिखेगा, सिल्क का भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको क्या कह सकते हैं कि एक्सपांशन दिखेगा साहब, ठीक है। और यूरोप वाले लोग बेसिकली यहाँ से चीजें लेके जाया करते थे, तो तब भी ग्लोबलाइजेशन था। गोल्ड सिल्वर बेसिकली यूरोप से आता था, तो हम लोग के यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉजिटिव होता था। वी वर गेटिंग द मनी आउट ऑफ द फॉरेन ट्रेड साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता ये है कि इस सब परिस्थिति के कारण यहाँ पे ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर चले। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स भी बेसिकली यही रास्ते से आएंगे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को पता चलता है कि बुद्धिज्म जो है ये भी स्प्रेड हो पाया, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड के दौरान भी आपकी जो समय थी, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल था, ग्लोबलाइजेशन हो चुका था साहब, ठीक है ना। और इसी के कारण हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक दुनिया के रीजन से दूसरे रीजन में चली गई। अब आप समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जो 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, अभी मैंने आपको उसकी व्याख्या दी। ग्लोबलाइजेशन टॉक्स अबाउट द 4 थिंग्स। पहला क्या बताता है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। मैंने अभी आपको बताया फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल के रूप में इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पूरे दुनिया के अंदर। दूसरा ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स के अंदर मैंने आपको बताया भारत से टेक्सटाइल, भारत से स्पाइसेस, चाइना से सिल्क, चाइना की बेसिकली हैंडीक्राफ्ट, चाइना की क्रॉकरी की चीज़ें साहब, ये सब यूरोप के अंदर बेचते थे और वहाँ से बेसिकली हमको क्या मिलता था, पैसा मिल जाता था। तो यूज टू गेट गोल्ड, वी यूज टू गेट सिल्वर। तो ये ग्लोबलाइजेशन पूरे प्राचीन विश्व के अंदर और आधुनिक काल की शुरुआत हो रही है, तब भी आपको इसी प्रकार का ग्लोबलाइजेशन दिखेगा। इनफैक्ट एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंगली ग्लोबलाइजेशन की जो कंसेप्ट दिया है उसमें बताया है कि वस्तुएं आती थी, उसमें खाना पीना भी इंक्लूड होता था। जब एक पैसेंजर कहीं दूर से निकलता था दुनिया के एक कोने से, सो ही यूज्ड टू कैरी अलोंग हिज फूड हैबिट्स एज वेल।
ट्रैवल, अपनी चीज़ें बेसिकली बहुत सारी लेके चलता था। तो वो जो फूड हैबिट्स लेके चलता है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। तो आज हम लोग बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, बहुत सारे हम लोग को वेजिटेबल्स देखने को मिलते हैं, वो एक्चुअली इंडिजिनस नहीं होते। इंडिजिनस का मतलब क्या है, बेसिकली आप समझोगे तो कुछ बाहर की चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक को बहुत हाईलाइट बताया है जिसे हम लोग कहते हैं फूड ट्रैवल साहब, है ना। तो इवन आज के मॉडर्न टाइम के अंदर आपको पता चलता है कि हम लोग बेसिकली ये KFC, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, है ना, आपने बड़े बड़े डोनर एंड गायरोस, ये सब बेसिकली बड़ी बड़ी आपकी फ्रेंचाइज आउटलेट्स है जो वेस्टर्न फूड्स को प्रमोट कर रही है। इंडिया का जो फूड है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं दाल बाटी चूरमा है, या आप रोटी सब्जी पकड़ के लीजिए, पराठे देख लीजिए साहब, है ना। ये आज की तारीख में दुनिया में अलग अलग कोने में मिल जाते हैं साहब, ठीक है। अब पहले बेसिकली कहानी क्या चलती है साहब, पहले के टाइम के अंदर हमको पता चलता है कि इटाली से आई हुई स्पगेटी या पोटैटो की बात करते हैं बेसिकली। आज की तारीख में भारत में आपको पता होगा साहब, ठीक है ना, ये जो पोटैटो है, ये पोटैटो कहाँ से आया है? पोटैटो इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया। पोटैटो इंडिया में पोर्चुगीज लेके आए थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको पता चलता है कि फूड भी ट्रैवल करता है साहब, है ना। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे होता है उसमें आपके खाने की चीजें भी ट्रैवल करेगी साहब। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हर एक चीज का फ्री मूवमेंट होता है, और ये फ्री मूवमेंट के अंतर्गत हमको जो नई नई चीजें हैं वो दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है साहब, ठीक है। तो इसके लिए ये बताता है कि फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड साहब, है ना। अब देखिए ये यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसके ऊपर से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि पोर्चुगीज इंडिया में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज इंडिया में अगर आपको पता होगा कि वो ट्रेडर के रूप में आए थे, और जब व्यापारी के रूप में आते हैं तो भारत के अंदर बहुत सारी यूरोपियन क्रॉप्स जो थी उनके लिए जो भी सूट हो रही है वो सब चीजें बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे साहब, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो यही चीजें आपको यहाँ पे दिखती रहती है, वी सी दैट बहुत सारी चीजें हमको ये जो क्या कह सकते हैं बेसिकली फॉरेनर से ये इंट्रोड्यूस करेंगे साहब, है ना। तो उसमें बेसिकली हमको पता चलता है कि दो नूडल्स के बारे में, दो चीज़ों के बारे में बात की, एक तो स्पगेटी की बात की है और दूसरा हम लोग कहते हैं बेसिकली नूडल्स की बात की है साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आई है, वो यहाँ पे लिखा गया है साहब, ठीक है। इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी साहब, है ना। तो नूडल्स जो है वो चाइना से निकले और जब यूरोप में पहुंचे तो उसको स्पेगेटी बोल दिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा इटली के अंदर स्पेगेटी खाते हैं, इट इज सिमिलर टू नूडल्स ओनली साहब, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि ये चाइना से यूरोप के अंदर कैसे पहुंच गया साहब, चाइना से ये जो है ये यूरोप कैसे पहुंच गया। अब इसकी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता देता हूँ साहब, ठीक है। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, आपके घर में चालू हो जाएंगे साहब, ठीक है। याद रखेगा कि चाइना से बेसिकली ये जो चीजें है ये यूरोप के अंदर पहुंचती है, उसके पीछे का कारण है एक तो आपका सिल्क रूट साहब, और सिल्क रूट की जब हम लोग बात करेंगे मेनली, तो एक चीज ये भी याद रखेगा कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स है ना वो यूरोप के अंदर लेके जाएंगे साहब, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चाइना है, ये चाइना के रीजन से यहाँ से यूरोप के अंदर लेके जाने वाले जो व्यापारी थे वो कौन थे, अरब ट्रेडर्स हुआ करते थे, याद रखेगा साहब, है ना। तो द अरब ट्रेडर्स वर द वन हु यूज्ड टू कैरी दी आई वुड से प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना टू यूरोप, और बेसिकली इसके कारण चाइना की बहुत सारी जो नूडल्स की डिशेज है, जो 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 बेसिकली चाइनीज वे ऑफ हैबिट है, सब खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे पॉपुलर हो जाएगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो परहैप्स द अरब ट्रेडर्स टूड दी पास्ता द 5th सेंचुरी सिसिली एंड आइलैंड साहब, ठीक है ना। उसी तौर के ऊपर हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया जापान के अंदर हम लोग आज की तारीख में यूज़ कर रहे हैं, उसके ओरिजिन हमको अभी पता नहीं है क्योंकि कहीं और बाहर से आई है साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, हमको पता चलता है कि यहाँ एनसीईआरटी के अंदर व्यापार बहुत सारे बात की गई है और खाने पीने की चीज़ें भी इनफैक्ट यहाँ मेंशन किया गया है। तो एक फोटोग्राफ दिया गया है मार्को पोलो की किताब का। अब देखिए मार्को पोलो का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, ठीक है ना। मार्को पोलो बेसिकली वेनिस से आया होता है, वेनिस इज अ प्लेस इन इटली, आपको पता होगा साहब, ठीक है ना। और मार्को पोलो की एक किताब है जिसका नाम है द बुक ऑफ मार्वल्स। अब देखो ये याद रखेगा साहब, ठीक है ना। दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है साहब, ठीक है। क्योंकि मार्को पोलो की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इंडिया के अंदर भी आएगा साहब, मार्को पोलो विल बी कमिंग टू इंडिया
फॉर फ्यू ईयर्स, और बेसिकली वो चाइना से एक्चुअली जा ही रहा था वापस यूरोप के अंदर, और उस टाइम पे वो बेसिकली डेक्कन के अंदर स्थायी होगा थोड़े समय तक। और वो काकटिया एम्पायर के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो काकटिया एम्पायर के दौरान भारत के अंदर होता है, और काकटियाज के बारे में बात भी करेगा साहब, ठीक है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर मार्को पोलो का ये सिग्निफिकेंस आपको मिलता रहता है साहब, ठीक है। तो वी सी दैट इसमें बहुत सारी आपके व्यापार की भी बातें होती रहती है। अब बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ फोटोग्राफ डालने की कोशिश की गई है और बताया है कि हमने बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में कंज्यूम करते हैं, इसका जो ओरिजिन है ये फॉरेन फूड्स के रूप में हमको मिलेंगे साहब, ठीक है ना। याद रखेगा आपको साहब, ठीक है ना। ये याद रखेगा कि मैनी ऑफ आवर फूड्स जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू अवर एंसेस्टर्स अबाउट 5 centuries अगो। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1500 के बाद, आफ्टर 1500 हो सकता है कि ये सब चीज़ें भारत में इंट्रोड्यूस की है, समझे कि नहीं समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये हमारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा साहब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर इंडिजिनस टू इंडिया, क्या पूछेगा आपको यहाँ से क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी को रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करना सीखिए साहब। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग कॉल्ड एज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, और आपको ये लगता है कि हम लोग बेसिकली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स नहीं कर पा रहे हैं और वर्बेटिमली चीज़ों को देखते रहते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है साहब, ठीक है। फायदा आपको तभी होगा जब आप उसको पूरी तरह से इन बिटवीन द लाइन्स को पढ़ेंगे साहब, ठीक है। अब इंडिजिनस चीज़ें ये नहीं है, पोटैटो है, सोया है, ग्राउंडनट है, मेज है, टमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज, ये सब बेसिकली फॉरेन ओरिजिन की है साहब, है ना। और फॉरेन ओरिजिन में भी ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखोगे तो जो आज का मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसे हम लोग कॉलोनाइजेशन के रूप में हम लोग पहचानते हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट, वो सब चीज़ें इनफैक्ट भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है। जैसे पोटैटोज आपको पता होगा तो पोर्चुगीज लेके आए, तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि ये सब क्रॉप्स और ये सब खाने पीने की चीजें भारत में ना आ पाती साहब, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो दिस फूड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड बी लेटर नोन एज अमेरिका साहब। आप समझने की कोशिश करिए कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इनफैक्ट अमेरिका की जब डिस्कवरी की, आपको भी पता होगा कि 15वीं सेंचुरी का वो पीरियड है जहां पूरे विश्व के अंदर लोग कॉलोनाइजेशन के पीछे चल रहे हैं और बेसिकली दुनिया धीरे धीरे एक हो रही है, दुनिया धीरे धीरे ग्लोबलाइज हो रही है। तो इस समय के दौरान वास्को डी गामा भी भारत की तरफ आने की कोशिश करेगा। फर्डिनेंड मैगेलन जो है बेसिकली पूरी दुनिया का चक्कर मारने की कोशिश करता है। एक स्ट्रेट आपको मिलता है मैगेलन स्ट्रेट, आपने इनफैक्ट ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग भी किया होगा तो आपको पता होगा कि ये मैगेलन स्ट्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है साहब, ठीक है। तो ये जितने भी क्रॉप्स है इसमें से कुछ कुछ क्रॉप्स तो यूरोप में भी इंडिजिनस नहीं थे। इंडिजिनस नहीं थे का मतलब ये है कि ये बेसिकली यूरोप के क्रॉप भी नहीं थे, कहीं और के थे, ये अमेरिका के क्रॉप हुआ करते थे साहब, ठीक है ना। और ये जो अमेरिका के क्रॉप है वो पहले यूरोप गए क्योंकि यूरोपियंस ने उसको कॉलोनाइज किया था एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनमें से कुछ कुछ क्रॉप भारत के अंदर भी इंट्रोड्यूस कराएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो इसके लिए ये कहता है कि मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम द अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। अमेरिका जो खंड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन, इन सब के अंदर साहब, ठीक है ना। और ये सब चीजें बेसिकली धीरे धीरे हमको पता चलता है कि भारत में इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, ठीक है ना, यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करिए, हमको पता चलता है कि पोटैटो नाम का जो क्रॉप है वो एक्चुअली साउथ अमेरिका वाले रीजन से इन्होंने निकाला था साहब, ठीक है। तो पोटैटो इज नॉट इंडिजिनस टू यूरोप एज वेल। पोटैटो एक्चुअली बिलोंग्स टू लैटिन अमेरिका, मतलब जो आज का दक्षिणी सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है वहां से आया था साहब, ठीक है। और ये गरीबों का खाने के रूप में कंसीडर किया जाता था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यूरोप के अंदर बहुत सारे गरीब लोग थे, जो पीजेंट लोग थे, वो लोग बेसिकली पोटैटो के ऊपर डिपेंडेंट थे क्योंकि खाना मिल रहा था तो कहीं और से खाना ना मिले, इससे अच्छा तो हम लोग है ना पोटैटो कंज्यूम करके तो अपना जीवन चला सकते हैं साहब, ठीक है। इवन आज की तारीख के अंदर भी आप समझने की कोशिश करिए तो आलू एक ऐसी चीज है जो जनरली हर एक भारतीय के खाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाता है। नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आपको हार्डली कोई ऐसा रीजन नहीं दिखेगा जहां पोटैटो का यूज नहीं होता है। पोटैटो एक्चुअली इंडिजिनस है ही नहीं साहब, ठीक है। उसी तौर के ऊपर टमाटर की बात करते थे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ टोमेटो साहब, ठीक है।
टोमेटो भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये भी एक फॉरेन क्रॉप ही है, ये भी बेसिकली पोर्चुगीज ही लेके आए थे। चिली मिर्ची के कुछ कुछ प्रकार ऐसे हैं, ये भी बेसिकली फॉरेनर्स लेके आए हैं। तो आप देखोगे ना तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण सक्रिय हुआ। अब ये जो आलू है, ये आलू की बात यहाँ पे की गई है कि जब दुनिया ग्लोबलाइज हुई, आपके क्रॉप्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं साहब, इसके कारण काफ़ी फायदा हुआ, लोगों को फायदा हुआ, लोगों को खाना मिल गया। और एट टाइम्स जब पोटैटो जैसा सस्ता क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता था, काफ़ी लोग भूखे भी मर जाते थे। आयरलैंड की ये कहानी आपको यहाँ से दिखती रहती है। अब आप समझने की कोशिश करिए साहब, ठीक है ना। धीरे 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 1500s के बाद जब पोर्चुगीज इंडिया में आए, उसके बाद पूरी दुनिया का एक कह सकते हैं कि कॉन्क्वेस्ट प्रोसेस की शुरुआत होती है, ये याद रखेगा साहब, ठीक है। आफ्टर द पोर्चुगीज केम टू इंडिया, मैं आपको थोड़ा इंडिया सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ी जानकारी होगी। तो 1498 के अंदर बेसिकली वास्को डी गामा का इंडिया के अंदर एंट्री होता है। और वास्को डी गामा जब 1498 में इंडिया में एंट्री करेगा, उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारे यूरोपियंस जो है ये पूरे वर्ल्ड की तरफ जाने की करेंगे साहब। वर्ल्ड की तरफ जाने का मतलब है कि दे वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड साहब। अब ये क्यों पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहते थे? व्हाई दे वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड साहब? दे वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, होल द यूरोपियंस वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। उसके पीछे का एक मुख्य कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे, वो था आपका 3G का कंसेप्ट। 3G का कंसेप्ट क्या कहता है साहब? एक आता है गॉड का कंसेप्ट, मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाना है साहब। दूसरा गोल्ड का कंसेप्ट, मतलब पैसा कमाना है, बेसिकली सोना कमाना है हमको बहुत सारा। और तीसरा अगर आप पकड़ के चकोगे तो हमको मिलेगा ग्लोरी, मतलब जितना कॉन्क्वेस्ट करेंगे, जितना साम्राज्य बनाएंगे, उतना ही हमारा इतिहास में नाम बुलंद होगा, हमको लोग ज़्यादा मानेंगे, हमारी ज़्यादा वाहवाही होगी साहब, ठीक है। तो होगा क्या कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट्स, बहुत सारे जब डिस्कवरी होती है सी रूट्स की, उसके बाद धीरे 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 जो वर्ल्ड है वो श्रैंक होने की शुरुआत होती है साहब। 16th सेंचुरी के अंदर the European sailors started discovering in different areas of Asia and America, एंड धीरे 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 इंडियन ओशन का बेसिकली जो रूट था वहां से कैप्चर करते करते इन्होंने अपने दबदबे बनाने की शुरुआत कर दी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वर्ल्ड श्रैंक होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द श्रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड? द श्रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दैट नाउ द वर्ल्ड इज मोर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ द वर्ल्ड is more, I would say, aware about each other. Now the countries of the world are actually trying to ट्रेड विथ ईच अदर। ये लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करने की भी शुरुआत कर रहे हैं साहब, ठीक है ना। तो बस्लिंग ट्रेड होता है, गुड्स बढ़ते हैं, कस्टम्स आपके बढ़ जाते हैं साहब। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट बनता है जहां बहुत सारे यूरोपियंस आते हैं साहब। ये यूरोपियंस इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे, इंडिया की अंदर अपनी जो कल्चर, अपने वैल्यूज है, ये अपने लागू भी कराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि 15-16 सेंचुरी के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमको ये मिलती है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट जो दुनिया के साथ जुड़े हुए नहीं थे, अब वो जुड़ने की शुरुआत होते हैं। जैसे अमेरिका, आपको पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ कि आज की तारीख में नक्शे के अंदर हमको दिखा है साहब, ठीक है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा टापू था, वहाँ पे वहाँ के जो स्थानिक लोग रहते थे, जिसे हम लोग रेड इंडियंस के रूप में पहचानते हैं, वो एक्चुअली पूरी दुनिया से कट आउट हो चुके थे। दे वर एक्चुअली कट आउट फ्रॉम द होल वर्ल्ड। उनका कोई लेना देना ही नहीं था दुनिया के अंदर, वो अपना ही जीवन चला रहे हैं। और इसके कारण हमको पता चला कि बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है साहब, ठीक है। पर 16 सेंचुरी तक आते आते, 17 सेंचुरी तक आते आते हमको ये पता चलता है कि जैसे वास्को डी गामा इंडिया के अंदर आया, वैसे आपके स्पेनिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, फ्रेंच लोग थे, ये सब के सब लोग जाके दुनिया के अलग अलग कोने में चले जाते हैं। दे विल बी कॉन्करिंग दिस एरियाज। तो अमेरिका को कॉन्कर किया गया, वहां से बेसिकली जो क्रॉप्स निकल सकते थे, मैंने अभी आपको पोटैटो की बात की, या आप देखोगे तो आपको चिलीज की बात की, टोमेटोज की बात की, तो वहां से बेसिकली इन्होंने क्रॉप्स निकाले, वहां से मिनरल्स निकाले बहुत सारे साहब, और पूरी तरह से अपने आप को मालामाल करने की कोशिश की साहब, ठीक है ना। 16th सेंचुरी, द वास्ट लैंड्स एंड द अबंडेंट क्रॉप्स एंड द मिनरल्स बिगेन टू ट्रेड, ट्रांसफॉर्म द ट्रेड एंड द लाइव्स एवरीवेयर। बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया, हालात बदल गए, माहौल बदल गया। बहुत सारा मेटल, सिल्वर की बात करेंगे, माइंस की बात करेंगे, उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और वो बेसिकली आप देखोगे तो यूरोप के अंदर पहुंचते हैं साहब। अब देखो, पेरू से इन लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली थी, मैक्सिको से बहुत सारी चीज़ें निकाली थी, और ये सब बेसिकली इंडिया के साथ, चाइना के साथ व्यापार करने में ये लोग चला देते हैं साहब, ठीक है ना। तो धीरे 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 होता क्या है साहब, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर ऑफ गोल्ड। अब देखो, उस टाइम के दौरान पता चलता है कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ
तो बहुत सारे कंट्रीज के बीच में संघर्ष होने की शुरुआत होती है। मैनी कंट्रीज विल बी फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो उसमें पोर्चुगीज और स्पेनिश सबसे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे जो उस टाइम पे फाइट कर रहे थे कि हम लोग सबसे ज़्यादा कॉलोनी बनाएंगे, हम लोग सबसे ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं बेसिकली अपनी अस्तित्व को मजबूत करेंगे और यहाँ पे एक ग्लोबलाइज दुनिया की तरफ लेके जाएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी दैट वहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि साउथ अमेरिका की तरफ हम लोग जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। और खासियत ये है कि उस समय के दौरान काफ़ी सारी अफवाहें चलती थी, बहुत सारी बातें होती थी। उसमें एक जगह का नाम आपको दिखेगा, वो जगह का नाम है एल डोराडो, ठीक है ना। ये जो एल डोराडो की जो शहर है, इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गोल्ड। तो बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे कॉलोनाइजर्स बेसिकली दुनिया के अलग अलग कोने से ये एल डोराडो को ढूंढने की शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका के अंदर साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इस तरह से होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चला कि वहाँ पे यूरोपियंस ने आके अपना दबदबा बनाया और वहाँ पे बेसिकली पोर्चुगीज और स्पेनिश कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। तो आप देखिएगा तो कैसे इनफैक्ट रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेने के लिए, रिसोर्सेज के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए साहब, अपना व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए ये जितने भी कंट्रीज थे इन सब ने बेसिकली क्या किया साहब, ग्लोबलाइजेशन को पुश किया। दे स्टार्टेड पुशिंग ग्लोबलाइजेशन साहब, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन को जितना पुश करेंगे, जितना ग्लोबलाइजेशन आपका आगे चलेगा, उतना ही बेसिकली इन सब लोगों को फायदा मिलेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो दिस इज हाउ वी सी दैट हमको पता चलता है कि इन लोग ने बंदूक के तार के ऊपर, तलवार के धार के ऊपर अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए कि होता क्या है साहब, आदमी जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री गया, आदमी जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जाता है, तो हमको ये भी पता चलता है कि अपने साथ अपने विचार भी लेके जाता है, अपने साथ अपनी कल्चर भी लेके जाता है, अपनी बीमारियां भी लेके जाता है। अब देखिए कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोरोना दुनिया में कैसे फैला, हाउ द कोरोना बेसिकली स्टार्टेड स्प्रेडिंग, और अभी हम लोग 1 साल से पैंडेमिक के अंदर जी रहे हैं, वो कैसे हुआ साहब, ठीक है। तो कोरोना क्या सबसे पहली बीमारी है जो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है इस तरह से? ये इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जो वर्ल्ड के अंदर फैली हुई थी साहब, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो वी सी देयर वर मेनी आई वुड से डिसीजेस दैट वर स्प्रेडेड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जब बेसिकली आपका हुआ, जिसे वैश्वीकरण के रूप में हम लोग पहचानते हैं, भूमंडलीकरण के रूप में पहचानते हैं, जहां दुनिया अब धीरे 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 नज़दीक आ रही है। अब जितनी नज़दीकियाँ बढ़ेगी उतने ही एक्सचेंजेस होंगे। एक्सचेंजेस अच्छे भी होंगे, एक्सचेंजेस बुरे भी होंगे। कुछ कुछ अच्छी संगत के कारण आपके नए विचार भी मिलेंगे, पर अगर आप कोई गलत इंसान के परिचय में आ गए तो आपके विचारों को बदल भी देगा। उसकी आदतें भी आपको बदल देगी, उसकी अच्छी आदतें भी आपको बदलेगी, बुरी आदतें भी बदलेगी। बट ओवरऑल पिक्चर में ये दिखेगा कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, वो यही है कि इनफैक्ट आपके यहाँ पे जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं साहब, है ना, वो कितनी हद तक पॉसिबल रहते हैं और अच्छे रहते हैं साहब, ठीक है। अब यहाँ स्पेनिश की बात की गई है, इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर स्पेनिश के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि साउथ अमेरिका को कैप्चर करने के लिए इनका इंटेंशन ये था कि तो रिसोर्सेज यहाँ से मिलेंगे साहब, और रिसोर्सेज के अंदर सोने की बात की गई है, पेरू के अंदर बहुत गोल्ड था साहब, गोल्ड सिल्वर की बात की गई है, पूरा लैटिन अमेरिका के अंदर, तो यहाँ से सोना लेना था इन सबको साहब। अब इन्होंने कॉलोनी बना दी साहब, दे स्टार्टेड मेकिंग कॉलोनी। कॉलोनाइजेशन तो आपको समझ में आता होगा साहब, ठीक है। तो इन्होंने जब कॉलोनी बनाई, ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोगों ने साहब अमेरिका के अंदर जाके अपनी कॉलोनी बनाई, तो ये लोग अपनी बीमारियां भी लेके गए साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो होता ये है कि द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, याद रखिएगा, आपका जो स्मॉल पॉक्स है आज की तारीख में तो हमने उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है। स्मॉल पॉक्स को लेके तो हमने अभी वैक्सीन भी बना दी है। खैर कोविड भी एलिमिनेट हो जाएगा, चिंता मत करिएगा साहब, ठीक है। भारत तो छोड़िए, दुनिया का इतिहास ये रहा है कि जब जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस का प्रश्न हुआ है, एज एंड व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वी डू गेट कि इसका सॉल्यूशन आता है। आज नहीं तो कल इसका सॉल्यूशन आएगा साहब, क्योंकि स्मॉल पॉक्स भी ऐसी बीमारी थी जो पहले बहुत लोगों को परेशान करती थी। ये स्मॉल पॉक्स एक्चुअली यूरोप की बीमारी है। ये स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है बेसिकली ये इन पर्सन आपके यूरोप से अमेरिका चली जाती है। आप समझने की कोशिश करोगे, यूरोप से अमेरिका चली, अमेरिका का मतलब है पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करो, ना कि अमेरिका कंट्री की बात कर रहा हो साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका के अंदर जो ओरिजिनल लोग हुआ करते थे, जिसे हम लोग नेटिव्स के रूप में पहचानते हैं साहब,
यूरोपियंस ने इनके लिए शब्द डाला है रेड इंडियंस नाम का एक शब्द आपको दिखेगा। अब ये लोग ने ऐसी कोई बीमारी देखी ही नहीं थी, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से मस्त मौला जीवन जी रहे थे साहब, है ना। और इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी यूरोप से आने वाली ये सब बीमारियों के साथ, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन साहब, ठीक है ना। तो जब ये सब कॉन्टिनेंट्स को ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, कॉलोनाइजेशन के द्वारा कॉन्क्वेस्ट किया गया, क्या किया गया, उनके ऊपर जीत हासिल की गई, उनके ऊपर सत्ता पाई गई, तो कॉलोनाइजेशन का बेसिकली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपके डिसीजेस बहुत बढ़ जाएंगे साहब। और डिसीजेस बढ़ने से इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द बिगेस्ट इम्पैक्ट साहब? The biggest impact will be that the local population who does not have any kind of immunity, क्योंकि they are cut out from the local world, they are cut out from the global world, they do not know कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो बेचारे जंगल में रहने वाले स्थानिक लोग थे, अब उन लोग के पास क्या इम्यूनिटी होगी, उनकी बॉडी उस तरह से रेजिस्ट कर पाएगी, आप ही बताइए। डू यू थिंक दैट देयर बॉडी विल बी एबल टू रेजिस्ट दिस, है ना। तो ये जो बहुत खराब परिस्थिति होती है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स बेसिकली जो बीमारी है उसकी बात की गई है। ये स्मॉल पॉक्स बेसिकली यूरोप से अमेरिका की तरफ पहुंचा और बहुत ही डेडली किलर के रूप में उभर के आया। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से बेसिकली यूरोप से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होती है वो भी हमको यहाँ मिल जाएगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू सी दैट ये स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी चलती है। ये स्मॉल पॉक्स बेसिकली धीरे 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 अफ्रीका के अंदर जो लोकल लोग हैं, अमेरिका के अंदर जो लोकल लोग हैं, उनको बेसिकली पूरी तरह से खत्म कर देगी साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर। मतलब कोई यूरोपियन ना पहुंच पाया, पर ये बीमारी एक आदमी से लग के दूसरे आदमी से लग के तीसरे आदमी के अंदर पास ऑन हो गई। अब उस टाइम पे ना सैनिटाइजर थे, ना ही उस टाइम पे ऐसी कोई प्रिकॉशंस थे जिसके कारण आप अपने आप को बचा पाइए साहब, है ना। तो बड़ी सी बड़ी कम्युनिटी साफ हो जाती है, बहुत लोगों को खत्म कर दिया गया साहब, है ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। ये डिसीजेस ऐसे डिसीजेस थे जिनके सामने कॉमन मैन कभी रेजिस्ट नहीं कर पाया साहब। अगर कोई विदेशी इंसान आके, इफ एनी काइंड ऑफ फॉरेनर इज ट्राइंग टू रूल ओवर यू ऑन द बेसिस ऑफ अ पावर, तो शायद उसके सामने आप बंदूक ला सकते हो। अगर कोई इंसान आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो ईंट मार रहा है, तो आप उसके उस थोबड़े के ऊपर पत्थर मार दोगे साहब। यूरोपियंस ने तो क्या किया था, दे वर वेरी मच इम्यून टू दी स्मॉल पॉक्स, यूरोपियंस वर इम्यूज टू डिजीजेस साहब, क्योंकि यूरोप के अंदर उस टाइम पे आधुनिक क्या कह सकते हैं कि कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, आधुनिक सिविलाइजेशन का ग्रोथ हो गया था। तो बिकॉज यूरोप हैड ऑलरेडी डेवलप द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ एंड मॉडर्न थॉट्स एंड मॉडर्न कल्चर, तो उसके कारण ये होता है कि यूरोपियंस को तो बीमारी नहीं लगी साहब, बीमारी वहाँ के अमेरिकन को लगी, स्थानिक लोगों को लग जाती है साहब, ठीक है ना। और बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े बेसिकली एरियाज जहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन रहा करती थी, वो लोग बेसिकली वहाँ पे इम्पैक्ट के ऊपर आएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो द नेटिव पॉपुलेशन विल बी सफरिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ देयर ओन, उनका खुद का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, उतनी खराब तरह से उनकी हालत हो जाती है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये याद रखिएगा, इनफैक्ट कॉमन मैन को रेजिस्ट करना था तो वो बंदूक लेके रेजिस्ट कर सकता है, पर डिसीजेस के सामने बेचारा क्या रेजिस्ट करेगा। कोई बीमारी लेके आया है, वो किस तरह से रेजिस्ट कर पाएगा। आज मैं आपके ऊपर रूल कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली आपको सप्रेस कर रहा हूँ, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, सोशल एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ, तो आप मेरे सामने बंदूक रख दोगे साहब। यहाँ तो एक ऐसा पावर आया है जो बीमारी लेके आया है, और वो पहुंचे कि ना पहुंचे, बीमारी पहुंच जाती है। चाइना ने यही किया। आप देखिए आज की तारीख के अंदर बेसिकली ये कोविड को लेके जब बात चलती है, तो लोग यही कहते हैं कि भाई देखो ये तो चाइनीज हेजेमनी क्रिएट की गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि कोविड से चाइना खुद तो बच गया, अभी पूरी दुनिया उसको सफर कर रही है ये वायरस के कारण साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसी के बेसिस के ऊपर हमको ये पता चलता है कि यूरोप के अंदर की कुछ कुछ बीमारियां इनडायरेक्टली कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एंड दिस थिंग शोज कि ये कॉलोनाइजर्स के लिए बहुत फायदे कारक होगी। कॉलोनाइजर्स बेसिकली आप देखोगे तो इसके कारण बहुत खुश होते हैं साहब, ठीक है ना। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ यहाँ दिया गया है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। ये आज की तारीख में भी हम लोग ये यूज करते हैं कि नहीं करते, इवन इन द प्रेजेंट डे वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि बीमारियों के द्वारा आप किसी को कॉन्कर करते हो, उसकी सिविलाइजेशन को खतरे में डाल देते हो, उनके अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दोगे, तो उसको जैविक रूप से एक युद्ध का नाम देंगे कि नहीं देंगे साहब। इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंगली दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, और ये जो एग्जाम्पल दिया है बेसिकली जहां अमेरिका की बात की गई है, अमेरिका मतलब आज का यूएसए साहब। आपको जानकारी होगी तो 1608 के अंदर, इन द ईयर 1608, अमेरिका का कॉलोनाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हुआ था। अमेरिका वॉज स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग बाय द ब्रिटिश,
और ब्रिटिशर्स ने अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है, मतलब वॉशिंगटन से लेके पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, इन सब रीजन्स को कॉलोनाइज करने की शुरुआत की थी। अब जब जब अमेरिकन्स वहाँ पे रेजिस्ट कर रहे थे, वहाँ के जो स्थानिक आदिवासी लोग हैं, आदिवासी संस्कृति के लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा था कि ब्रिटिश आके उनका शोषण कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स आके उनके ऊपर इतना हंगामा कर रहे हैं। अब ये ब्रिटिश जो आए थे वहाँ यूरोप से, वो लोग बीमारी भी लेके गए थे। ब्रिटिशर्स तो इम्यूनिटी वाले थे, उन्होंने तो उस टाइम की वैक्सीन लगा दी थी, उनके पास हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। आपको आजकल ये शब्द दिखता रहता है ना, हर्ड इम्यूनिटी, कि कुछ कुछ बीमारी आती है और ये बीमारी अगर आपको उससे बचना हो तो पूरी सोसाइटी को एक बार वो बीमारी हो जाने दो साहब। let that disease happen to almost 80-90% of the population, तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो यूरोपियंस के अंदर स्मॉल पॉक्स का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि वो जब लेके गए दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर तो वहाँ के स्थानिक लोग बेचारे मारे जाते हैं साहब। स्थानिक लोग मारे जाते हैं तो इसके कारण हमको पता चलता है कि ये जो कॉलोनाइजर्स है, ये जो यूरोपियंस है, खास करके ब्रिटिश लोग जिन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। जॉन विंथॉर्प की बात की गई, ही वाज द गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स इन द न्यू इंग्लैंड, अमेरिका के ही अंदर है साहब। उसने 1634 के अंदर लिखा है कि स्मॉल पॉक्स सिग्नल गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द कॉलोनिस्ट। साहब क्या लिखते हैं कि ये जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स की साहब, ये दाना दाना हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, ये भगवान का आशीर्वाद है। द नेटिव्स वर नियर ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। साहब ये स्मॉल पॉक्स के कारण जो स्थानिक लोग हैं वो मरने की कगार के ऊपर आया है। सो हैज द लॉर्ड हैड क्लियर्ड अवर टाइटल टू व्हाट वी पोजेस, मतलब भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया है कि बेटा आप ये बीमारी के द्वारा सब लोग को मार दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझने की कोशिश करिए कि कैसी कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। तो जब जब दुनिया में ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग आज की तारीख में देखते हैं, उसके पहले भी इस प्रकार की बीमारियां हमको मिल जाती है साहब, है ना। और ग्लोबलाइजेशन के कारण आपके यहाँ पे डिसीजेस कैसे फैलते हैं उसका भी आपको एग्जांपल ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है। अब देखो यूरोप में पहले से ऐसा नहीं था साहब, ठीक है ना। यूरोप के अंदर भी पहले बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो गई थी और यूरोप एक समय के दौरान तो बहुत खराब कंडीशन में था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर वेरी मच कॉमन इन यूरोप साहब। सिटीज उनके बहुत खराब हुआ करते थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे बहुत चलती है, क्रिश्चियनिटी ने पूरा का पूरा डोमिनेट करके रखा है और इसके कारण बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ जाएंगे। ये अमेरिका की तरफ जाते हैं उसके पीछे का कारण ही ये है। और जब यूरोप से अमेरिका जाएंगे तो दे यूज्ड टू टेक द डिसीजेस अलॉन्ग विद देम, इनके साथ जो भी डिसीजेस के जर्म्स होते हैं ये सब जर्म्स लेके जाया करते थे और अमेरिका में स्थायी होते थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने की कोशिश की गई थी। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो अभी आई है, ग्लोबलाइजेशन पहले से सक्रिय प्रक्रिया के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको ये ग्लोबलाइजेशन दिखेगा। यूरोप से लोग बेसिकली शिफ्ट हो गए क्योंकि उनको यूरोप के अंदर नौकरी नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, उनको परेशानी हो रहा था, अपने डिसीजेज लेके गए। यही यूरोपियंस अफ्रीका के अंदर भी गए और अफ्रीका के अंदर हमको पता चलता है कि वहाँ के ब्लैक अफ्रीकन्स को पकड़ के गुलामी बना के उनको कह दिया गया कि अब आपको इनफैक्ट, है ना, पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में काम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो 18th सेंचुरी के अंदर हमको ये भी पता चला कि देयर वर मेनी अफ्रीकन पीपल हु वर कैप्चर्ड बाय द यूरोपियंस और उनको बोट में डाल के, है ना, धींगा मस्ती करके बेसिकली कहीं और लेके जाया जाता था जहाँ पे इनको कॉटन या शुगर का जो खेती है वहाँ पे इनको फोर्सफुली इस तरह का काम कराया जाता था साहब, ठीक है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन की साइड इफेक्ट्स है साहब। और ये ग्लोबलाइजेशन बेसिकली कैसे हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया में होता है साहब, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आपको, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर से ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा साहब, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर एट टाइम्स मैसेज करते रहते हैं कि सर आप हम धीरे चल रहे हैं साहब, ठीक है। देखिए धीरे चलने का इंटेंशन हिस्ट्री में एक ही होता है कि आपका कंसेप्ट बिल्टअप हो। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ कैसे लिंकअप है साहब। दुनिया जैसे जैसे नज़दीक आती गई उतनी ही कॉलोनीज बनेगी और जितनी कॉलोनीज बनेगी उतनी ही बेसिकली इश्यूज क्रिएट होंगे, खास करके ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। और मैंने आपको बताया कि ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना साहब, और फिर लॉकडाउन तो उस टाइम पे होता नहीं था और लोगों को पता नहीं चलता था और यूरोपियंस तो इससे इम्यून थे
बिकॉज यूरोपियंस इम्यून थे तो दे कुड वर्क ऑन देयर ओन, दे कैन लिव ऑन देयर ओन। और सबसे ज्यादा हालत खराब किसकी होती थी साहब? ये यहाँ पे रहने वाले लोगों की साहब, है ना। अब आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू सी दी ग्लोबल वर्ल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे बन रहा है, किस तरह से चल रहा है साहब, ठीक है ना। और दुनिया के अंदर ये यूरोपियंस इंडिया की तरफ क्यों आते हैं साहब, ठीक है ना। 18th-19th सेंचुरी के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही है, अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब 18th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन हुआ, 17th और 18th सेंचुरी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ साहब, ठीक है ना। फ्रॉम 15 टू 17th सेंचुरी, ये याद रखेगा, 15 से 17वीं शताब्दी तक जो हमको ग्लोबलाइजेशन दिखता है, ये ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत हमको एक चीज पता चल रही है कि इंडिया और चाइना उसमें लीड कर रहे थे। और इंडिया चाइना के ऊपर कोई भी कॉलोनीज नहीं बनी। इंडिया चाइना के अंदर कॉलोनीज बनती है 19th सेंचुरी के अंदर, मतलब साहब आप पकड़ के चलिए 1850 के बाद, या मैं कहूँगा 18th सेंचुरी के मिडल के बाद, जैसे भारत के अंदर प्लासी की लड़ाई हुई और आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबल टू कंसोलिडेट द होल साहब, ठीक है ना। तो कहानी ये चलती है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है उसमें इंडिया को ही हो रहा था और चाइना को हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर कॉलोनी कोई ज्यादा बनती नहीं है। जो भी गिने चुने अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यूरोपियंस इंडिया और चाइना के अंदर आते थे, ये लोग आके बेसिकली अपना व्यापार करके चले जाते थे और अपनी सिस्टम चलाया करते थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। करीबन 15वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते चाइना जो था वो चाइना ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट है वो लॉक कर दिए थे। एक्चुअली चाइना के जो राजा थे, क्विंग डायनेस्टी आपको मिलेगी, ये क्विंग डायनेस्टी ने चाइना के लिए खाली एक ही पोर्ट ओपन रखा था जिसका नाम था कैंटोन पोर्ट। यू माइट बी अवेयर अबाउट द कैंटोन पोर्ट, इसको हम लोग हांगकांग कहते हैं साहब, ठीक है। इसके अलावा और कोई बेसिकली चाइनीज जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने कुछ अलाउ नहीं किया था। तो चाइना के अंदर और भारत के अंदर ये यूरोपियंस का इंटरेस्ट बहुत था, बट ये यूरोपियंस कहते हैं कि पहले हम लोग हमारा सेटल कर देते हैं फिर हम लोग कहीं और जाएंगे साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे 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 आपका वर्ल्ड आगे चलता है साहब। ये वर्ल्ड आगे चला, उसके अंतर्गत हमको पता चलता है कि वस्तुएं तो एक जगह से दूसरी जगह होती है ट्रैवल। वी ऑल्सो गेट एविडेंसेस कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैवलिंग भी हो रहा था, और ह्यूमन ट्रैवलिंग के अंदर स्लेवरी सिस्टम भी हमको यहाँ दिख जाएगी साहब, ठीक है। तो एक तो पोटैटो की बात की है, मैंने आपको बताया कि ये आलू की जो खेती है, ये आलू भारत का क्रॉप नहीं है, ये याद रखेगा साहब, ठीक है। ये आयरिश पोटैटो का फेमाइन का एक फोटोग्राफ है। दूसरा स्लेव्स फॉर सेल का एक फोटोग्राफ आपको यहाँ दिखेगा कि कैसे गुलामों को बेचा जा रहा था अमेरिका के बाजार के अंदर। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जब कॉलोनाइज किया गया, व्हेन अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड बाय दी यूरोपियन कंट्रीज, तो बेसिकली वहां पे उन्होंने अफ्रीका से बहुत सारे अश्वेत लोगों को लाया, ब्लैक अफ्रीकन को लाया गया और उनको बेचा जाता था गुलामी करने के लिए साहब, ठीक है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन था। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हम लोग पढ़ रहे हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड का। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब ये है कि आधुनिक दुनिया जब आ रही है उसके पहले साहब, ठीक है। तो ये 15 से लेके 17th और 18th सेंचुरी के आसपास का पीरियड था। कौन सा पीरियड था? 15 से लेके 17th और 18th सेंचुरी के तब तक का पीरियड है साहब। अब धीरे 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 बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी आपकी पूरी दुनिया बदल रही है, और दुनिया बदल रही है 1815 ऑनवर्ड से, खास करके 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, जहां एक नई इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, और इसके कारण कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को और इम्पेटस मिलेगा साहब, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे ग्लोबलाइजेशन का सबसे मुख्य आयाम के रूप में पहचानते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण कॉलोनाइजेशन कैसे शुरू हुआ साहब। ये कॉलोनाइजेशन में खास करके 19th सेंचुरी की हम लोग जब बात करेंगे तब हमको पता चलता है कि पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने की बात होगी साहब। ग्लोबलाइजेशन में जनरली पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने की बात नहीं होती है। मैं आपको एक दो कंसेप्ट इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम लोग शहरीकरण या भूमंडलीकरण की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली कॉलोनाइजेशन की, तो कॉलोनाइजेशन में हमेशा आपका पॉलिटिकल पावर कॉन्क्वर करने की बात बहुत होती है साहब। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली राजकीय रूप से आप सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबलाइजेशन पहले से हो रहा था, दुनिया की इकोनॉमी धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रही थी, क्रॉप से लेके आप देखोगे तो अलग अलग चीजें एक्सचेंज हो रही थी।
तो उसके कारण 19 सेंचुरी तक आते आते जब आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह से बदल जाती है और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, तो उसके कारण आपका कॉलोनाइजेशन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा साहब, ठीक है। तो ये जो टॉपिक लिखा गया है, द टॉपिक दैट हैज बीन हाईलाइटेड ओवर हियर, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे टॉपिक बोला गया है, समझे आप लोग, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको क्या पता चल रहा है, बिकॉज फ्रॉम द 15 सेंचुरी मैंने आपको बताया बहुत सारे ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस पहले से चालू है। फ्रॉम द 15 सेंचुरी मैंने आपको बताया 15वीं शताब्दी से आपके यहाँ पे ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस चालू है। तो बिकॉज फ्रॉम द 15 सेंचुरी द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, बहुत सारा विकास भी हो रहा है, तो काफी सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है, बहुत क्लियर कट है साहब, ठीक है। अब धीरे 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 होता यह है कि 19 सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर साहब, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके कारण आपके यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हुआ करते थे। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा था, लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो रहे थे। मतलब हम लोग को मिल रहा है कि बहुत गिना चुना बेसिकली आर्थिक रूप से व्यापार होगा, बहुत ही गिना चुना आप देखोगे तो आपके बीच में प्रशासन आपको मिलेगा। वी फाइंड वेरी लेसर अमाउंट ऑफ पॉइंट्स साहब, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी साहब, ठीक है ना। बट बाय दिस टाइम ये पीरियड तक आते आते बेसिकली जो फ्री मूवमेंट है बेसिकली वो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ जाएगा साहब। पहला तो 19 सेंचुरी के अंदर हमको मिलता है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड साहब, है ना। 19 सेंचुरी के अंदर बेसिकली बहुत सारी वस्तुओं का आपको व्यापार दिखेगा, खास करके क्लॉथ का, वीट का, ये सब काफी बड़ी मात्रा में बढ़ता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन को और पुश कर रहा है साहब। दूसरा, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर आपको दिख रहा है। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर का मतलब है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर साहब। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये माइग्रेशन दो तरह से होता था। एक होता था बेसिकली वॉलेंटरी माइग्रेशन, और दूसरा अगर आप देखोगे तो फोर्सफुल माइग्रेशन। एक होता था वॉलेंटरी माइग्रेशन, दूसरा फोर्सफुल माइग्रेशन होता था। जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि बेसिकली लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ स्थायी हो रहे थे, तो वो जनरली आपका बेसिकली वॉलेंटरी माइग्रेशन था। मतलब सिंपल उनको मन में आया, शिफ्ट हो गए कि चलो भाई हमको यहाँ पे विदेश के अंदर लेके जाना है साहब, और विदेश में स्थायी होंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हैप्पी विथ व्हाट वी आर डूइंग साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। बट उसके सामने व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव, हमको ये पता चलता है कि जो लोग बेसिकली द अदर पॉइंट्स आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि एशिया से आपको लेके गया है कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर साहब, या एशिया से आपको लेके गए हैं अफ्रीका के अंदर साहब, तो इन सब कंट्रीज के अंदर आपको जब लेके जाया जाता था तो हमेशा फोर्सफुल माइग्रेशन था। फोर्सफुल का क्यों है बेसिकली, क्योंकि आपको गुलामी के रूप में बना के लेके जाया जाता था। जैसे अफ्रीका से लोगों को अमेरिका के अंदर लेके गए थे, आपको एक कंसेप्ट दिखेगा वेयर मेनी पीपल फ्रॉम अफ्रीका वर टेकन टू अमेरिका, ये स्लेव्स बना के लेके जाते थे। तो वो क्या था साहब, ठीक है। 19th सेंचुरी में इसकी संख्या बहुत बढ़ती है। वी सी देयर वर सो मेनी पीपल हु वर बेसिकली माइग्रेटिंग बिकॉज ऑफ द लेबर नीड्स, उनको जरूरत पड़ी उस हिसाब से। तीसरा पॉइंट हमको यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के रूप में बहुत सारा कैपिटल मूवमेंट होगा। कैपिटल का मतलब है पैसा ट्रांसफर होगा साहब, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के ऊपर, फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साहब, है ना। ये भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी, और मैं जब ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे रहा था तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन किन किन चीजों के ऊपर फोकस करता है। ग्लोबलाइजेशन कहता है पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड फाइनेंसेस। अभी देखा कि नहीं देखा साहब, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन ये 4 पॉइंट के ऊपर बात करता है। तो जब हम लोग पीपल की बात करेंगे, गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंसेस की बात करेंगे, तो हमको क्या मिल रहा है, व्हाट आर वी गेटिंग राइट नाउ साहब, वी आर गेटिंग दैट इन द अर्ली पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन साहब। हम लोग जब 15 सेंचुरी की बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी के अंदर हमको बहुत ही लिमिटेड ग्लोबलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान शुरुआत थी। 15 से लेके 18 सेंचुरी तक बहुत लिमिटेड आपकी गुड्स की और वस्तुओं का आवागमन होगा। बट बाय 19 सेंचुरी व्हाट डू वी फाइंड, 19 सेंचुरी तक आते आते ये बढ़ गया साहब। अब देखिएगा कि ये बढ़ेगा, इसके कारण आपकी कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया भी बहुत मजबूत होगी। ये चीज याद रखेगा हमेशा साहब, ठीक है ना। whenever we see the development of the goods and capital and the labor, this will lead to more of colonization। अब ये क्यों colonization को जन्म देगा, इसको क्यों पुश करेगा साहब। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 19 सेंचुरी की ही बात करते हैं,
भारत के अंदर फाइनेंशियल मतलब कैपिटल जिसे हम लोग पहचानते हैं, पूंजी को हम लोग पहचानते हैं, क्या उसका मूवमेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो यू माइट बी अवेयर कि ईस्ट इंडिया कंपनी है या इसके साथ साथ आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप पकड़ के चलिए, इन सब ने भारत के अंदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए यूरोप के अंदर लोगों को मोटिवेट करते हुए कहा कि आप भारत में पैसा रोकिए, क्योंकि आप जितना भारत में पैसा रोकोगे उतनी ही भारत की कॉलोनी के रूप में हम लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे, भारत की कॉलोनी के रूप में उसके ऊपर हम लोग राजकीय रूप से सत्ता हासिल कर पाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर रही थी साहब। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है ना साहब, ये 19th सेंचुरी का कंसेप्ट है। दिस वाज वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम साहब, है ना। तो ये आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। तो 19th सेंचुरी में एक तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल साहब। पैसा आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए मूवमेंट हो रहा है साहब। खास करके क्लॉथ का और वीट का आपका बहुत सारा मूवमेंट दिखेगा। अब देखिएगा कि 19th सेंचुरी में कपड़ों का व्यापार क्यों बढ़ गया साहब। पहले स्पाइसेस का होता था, 19th सेंचुरी में कपड़ों का व्यापार बनता है। उसके पीछे का कारण ये है कि इस समय के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। देयर इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक आउटकम आपको ये भी थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि जब दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, इट रिजल्टेड इनटू व्हाट, इट रिजल्टेड इनटू द टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी की शुरुआत में होना शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी के एंड में ही हो गया था। तो उसके कारण आपके यहाँ पे कपड़े वपड़े का और ज्यादा विकास होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इससे होगा क्या साहब, है ना, कि जब लेबर का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हुआ, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह आने की शुरुआत हो गई, आपके यहाँ पे कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मूवमेंट के रूप में आएगा, तो उसके कारण क्या होगा, इट विल लीड टू मोर एंड मोर बेसिकली इंटरकनेक्शन बिटवीन द पीपल। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग जो जी रहे हैं उनको नुकसान भी होगा, इनमें से कुछ कुछ को फायदा भी होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो 19th सेंचुरी की वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, ये तीनों के तीनों आपकी कमोडिटीज के बेसिस के ऊपर, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स के ऊपर पता चलता है कि इंटीग्रेट हो रहा है। और इनफैक्ट इसी ने ही कॉलोनाइजेशन को और बढ़ावा दिया है साहब, ठीक है। ये कॉलोनाइजेशन के कारण ही हुआ। ब्रिटेन का सामान भारत के बाजारों में बेचा गया, ब्रिटेन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर कराने की कोशिश की जाती है। वी सी दैट हाउ द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट वाज डन इन इंडिया साहब। एंड साथों साथ हमको ये भी पता चल रहा है कि मेनली इनफैक्ट जो ब्रिटिश कंडीशन है वहां पे पूरी इंडिया को कॉलोनी बनाने की कोशिश की जाती है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट 19th सेंचुरी तक आते आते पूरी दुनिया के अंदर एक नई सिस्टम की शुरुआत हुई। और ये नई सिस्टम की क्यों शुरुआत होती है, क्योंकि वहां पे लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया था, फूड के अंदर चेंज आया था, कंजम्पशन के अंदर चेंज आया था। अब ये क्यों आता है साहब, है ना, कंजम्पशन क्यों लोगों का बढ़ता है, लोगों की फूड हैबिट्स क्यों बढ़ती है साहब। इनिशियली लोग सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, जितना बनाते थे उतना ही खाते थे, और वहां पे लोकल नीड्स के कारण उनका फुलफिलमेंट भी हो जाता था। हमको ये पता चलता है कि 19th सेंचुरी की जो शुरुआत है, ये 19th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली एक चीज को प्रमोट करता है, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का साहब। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप क्या सोचते हो। और खास करके इसके अंदर भी आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको मटेरियलिज्म दिखेगा, जिसे हम लोग भौतिकतावाद कहते हैं। उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है बाय दी आई वुड से इंडस्ट्रियल क्लास एंड द इंडस्ट्रियल थॉट्स आप। केडी पॉइंट, है ना। तो होता यह है कि आप अगर नॉर्मली चीजें खाओगे तो लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे सोसाइटी के अंदर साहब। सेल्फ सफिशिएंटी इन फूड का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पे बहुत लिमिटेड डेवलपमेंट है, आप थोड़ा बहुत घास फूस उग रहा है उसको ही खा जाते हो, उसके सिवा और कुछ करते नहीं हो साहब। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण मटेरियलिज्म को प्रमोट किया गया। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको ये भी पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति जब हुई दुनिया के अंदर, और यूरोप की जब हम लोग खास करते हैं, उस समय के दौरान आपकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है। वी डू गेट एविडेंसेस कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ साहब। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, वी सी दैट 19th सेंचुरी के दौरान अब लोगों की ग्रीड बढ़ेगी, लोगों की हंगर बढ़ेगी साहब। लोगों को लगेगा कि कुछ तूफानी करना है, और तूफानी करने के चक्कर में
ये लोग अपनी जो वे ऑफ लाइफ, जो इंडिजिनस लाइफस्टाइल हुआ करती थी, स्थानिक चीज़ों से क्या कह सकते हैं, अपना जीवन चलाने की जो प्रक्रिया थी उसको बदल देंगे साहब, ठीक है ना। तो सेल्फ सफिशिएंट इन फूड मेंट लोअर स्टैंडर्ड्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट साहब। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड फूड इन दी ब्रिटेन साहब। वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, और बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती है, उसके कारण आपके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड होता है, तो आपको भी पता होगा कि प्राइसेस बढ़नी है अर्थव्यवस्था के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होगा साहब। इंग्लैंड के अंदर हमको पता चलता है कि लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमको अब खाने पीने के लिए अब और कोई चीज़ें लानी पड़ेगी, हमको अगर लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं बाहर से भी लाना पड़ेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब आप समझने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंगली बात की गई है, वो है कॉर्न की बात की गई है। हम लोग मक्का कहते हैं, बेसिकली मेज़ के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं साहब, ठीक है ना। तो हम लोग जब बेसिकली मेज़ की बात करते हैं, मक्के की बात करते हैं, कॉर्न की बात करते हैं, वो इंग्लैंड के साथ यहाँ बोला गया है कि इंग्लैंड की क्या कंडीशन थी उस समय के दौरान। और बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करोगे तो वी सी दैट यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था को नई तरह से क्रिएट करने की बात की गई है। सो अंडर द प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। अब देखो कॉर्न का इंपोर्ट क्यों रिस्ट्रिक्ट करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। इंग्लैंड की सरकार ने उस टाइम के अंदर कानून पास किया जिसका नाम था कॉर्न लॉ साहब, है ना। कानून के द्वारा इन्होंने कॉर्न के रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। अनहैप्पी विद द हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट अर्बन डेवलपर फोर्स द अबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज। मतलब ये है कि बेसिकली उस टाइम के अंदर इंग्लैंड की सरकार ने ये जो इंपोर्ट हो रहा था कॉर्न, और कॉर्न कहाँ से आता था बाय द वे साहब, ठीक है। कॉर्न बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अमेरिका के अंदर से दिखेगा। सो वी फाइंड दैट द कॉर्न वाज बेसिकली इम्पोज्ड और आई वुड से इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए एंड वी विल सी दैट हमको ये भी पता चलता है कि ये जो मेनली इनफैक्ट जो कॉर्न लॉस है इसके द्वारा वहाँ पे स्थानिक लोगों ने उसका विरोध भी किया साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो इन सब कंडीशन के कारण हमको पता चला कि लोगों की लाइफस्टाइल बदली, अमेरिका से वो लोग कॉर्न की ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं। इंग्लैंड के अंदर बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, लोगों की लाइफस्टाइल बदलती है, इनकम बढ़ती है, तो ये लोग खाना भी अपने हिसाब से इंपोर्ट कराएंगे साहब। जैसे आज की तारीख में भी आपको दिखता है कि आपकी इनकम बढ़ी है तो आप बेसिकली सामान्य रूप से दाल रोटी खाओगे तो आपको लगेगा कि चलो भाई साहब आज पिज्ज़ा खा के आते हैं। कल इनकम बढ़ेगी तो आप बफेट खाने जाओगे, है ना, कहीं 5 स्टार होटल के अंदर। उसके बाद इंपोर्ट बढ़ेगी आपकी और इनकम बढ़ती है तो आप लोगोगे कि मैं पानी जो पी रहा हूँ वो नेचुरल वाटर पीऊँगा साहब, है ना, मैं स्प्रिंग वाटर पीऊँगा। ये स्प्रिंग वाटर जो है बेसिकली मैं हिमालय से मंगाऊंगा या आल्प से मैं मंगाऊंगा साहब, है ना। तो इस प्रकार की आपकी जो पूरी थॉट है यही बेसिकली धीरे धीरे इंग्लैंड के अंदर आएगी सब। अब ये इंग्लैंड में आया, जैसे जैसे आपकी इनकम कंडीशन बढ़ती है तो दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर बेसिकली डिमांड आपकी बदल जाएगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो अब देखिए कि क्या होता है साहब। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे पुश किया साहब, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल लीड टू ग्लोबलाइजेशन साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंगली बात बता रहा हूँ क्यों साहब, है ना। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू एन इंक्रीज इन इनकम, लोगों की इनकम बढ़ती है साहब, सुन लीजिए मेरी बात साहब, ठीक है। और यही ग्लोबलाइजेशन के कारण कॉलोनाइजेशन की तरफ हम लोग जाएंगे। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी डिस्कशन भी कर रहा था, अभी फिर से आपको रिवाइज भी करा दूंगा। औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों की आय बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका बढ़ जाता है साहब। और लोगों की आय बढ़ती है जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता रहता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो हमको पता चलता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो इनकी जो फूड हैबिट्स है वो भी बदल जाती है, और फूड हैबिट्स बदल जाती है, दे स्टार्टेड डिमांडिंग एग्जॉटिक फूड साहब। इनकी डिमांड बढ़ गई कि हमको ये चाहिए, फला चाहिए, ढीमका चाहिए साहब, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर लोकल प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बेसिकली यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि चलो लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फॉरेन लैंड से लेके आएंगे साहब। फॉरेन लैंड से जितने हो सके उतने रिसोर्सेज को हम लोग गेन करेंगे, और ये रिसोर्सेज के द्वारा बेसिकली हम लोग फार्मिंग करेंगे, और फार्मिंग के द्वारा अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे साहब। इसमें खाने की भी नीड्स हो जाएगी, इसमें अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे इनकी जो मटेरियलिस्टिक डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाएगी साहब, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इससे होगा क्या, व्हाट इट विल लीड टू साहब, है ना। इंग्लैंड में जो जो चीज़ें नहीं उग रही है, इंग्लैंड में जो जो चीज़ें नहीं बन रही है,
इंग्लैंड के अंदर मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाती है, या फार्मिंग के रूप में भी अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पा रही है। वो सब चीजें भी बेसिकली हमको पता चलता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण अब धीरे 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 दुनिया के कोई और चीजों के अंदर बनाई जाएगी साहब, है ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा साहब, ठीक है ना, इंग्लैंड के लोग जो हंगर गेन करते हैं फॉरेन लैंड के अंदर, जैसे प्लांटेशन सेक्टर को इंट्रोड्यूस करना, ये प्लांटेशन सेक्टर के द्वारा बेसिकली इंडिया की खेती को बर्बाद करने की कोशिश की गई। यू माइट बी अवेयर अबाउट इंडिगो साहब, है ना, आपने नील के पाक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये नील का पाक किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाउ द प्रोसेस ऑफ इंडिगो इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द ग्लोबलाइजेशन। इंडिगो वॉज अ क्रॉप दैट वॉज यूज इन द डाइंग ऑफ क्लॉथ। कपड़ा जो होता है ना, कपड़े को डाई करने के लिए ये इंडिगो क्रॉप का यूज होता था। ये इंडिगो जो क्रॉप है जो कपड़े को डाई करने के लिए यूज होता था, भारत में उगता था, इंडिजिनस है यहाँ से साहब, ठीक है। ये क्रॉप को इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर्स ने अपने खुद के फायदे के लिए भारत में उगाने के लिए मजबूर किया लोगों को। सो दे स्टार्टेड पुशिंग दैट द इंडियन शुड ग्रो साहब, ठीक है। ये उसी दौर के ऊपर अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा लकड़ा इंक्लूड किया गया, वुड साहब, है ना। और वुड में भी आप पकड़ के चलो पाइन हो गया साहब, पाइन के साथ साथ आपको ये माउंटेनस एरियाज में आपको कुछ कुछ चीजें दिखेगी, टी दिखेगी, टी, चाय की बात कर देता हूँ साहब, ठीक है, चाय, ये टी भी है। ये भी आप देखिए इंग्लैंड में तो उगता नहीं था, उनके लोगों को शौक है। द ब्रिटिश वर हैविंग द फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, मतलब दे वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, मतलब वो तो चाहते थे कि भी चाय हम लोग पीते रहे साहब, है ना। तो चाय तो बहुत ही तूफानी चीज है, कतई जहर कहते हैं हम लोग उसको साहब, ठीक है। तो इंग्लैंड के वहाँ चाय की खेती हो नहीं पाती थी, चाइना में चाय की खेती होती थी, तो चाइना से चाय निकाला, इंडिया में लेके आए, और इंडिया में बेसिकली जंगल साफ किए, इंडिया में मैदान साफ किए गए, वहाँ पे चाय की खेती कराई गई, और चाय की खेती कराने के बाद खुद का प्रॉफिट निकाला और फिर इंग्लैंड में बेचते थे साहब, ठीक है। तो इसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति के साथ जोड़ने वाला ग्लोबलाइजेशन देते हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये याद रखेगा हमेशा साहब कि यहाँ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो दुनिया को और ग्लोबलाइज करेगा। दो चीजों के ऊपर ग्लोबलाइज करता है, एक तो रिसोर्सेज को गेन करने के लिए, पूरी दुनिया के अलग अलग रिसोर्सेज हासिल करने के लिए लड़ाई चलती है साहब। दूसरा आप देखोगे तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए साहब, है ना। तो दुनिया को अपना बाजार बनाने के लिए अपनी चीजें जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो बेचनी भी है आपको। इंग्लैंड को टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन हो रही है, ये टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बेसिकली बेचने की भी आवश्यकता थी। दे वॉन्टेड टू सेल दिस टेक्सटाइल्स बेसिकली, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगे, यू विल फाइंड बोथ दिस पॉइंट्स वेरी प्रोमिनेंट, जो उस टाइम के दौरान ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को काफी फायदे कारक थे। और ये भी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की प्रैक्टिसेस के द्वारा ही हमको यहाँ देखने को मिलता रहता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये याद रखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी अराउंड द वर्ल्ड, इन यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपांडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है, हम कहेंगे बेसिकली उस हिसाब से आपको क्रॉप उगाने हैं साहब, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई, रेलवेज को इन्होंने डेवलप किया साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर रीजन्स को पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करना था। हार्बर्स को डेवलप किया जाता है, और पुरानी शिप्स जो थी उसको और मॉडिफाई करके एक्सपांड करने की कोशिश की गई है। नए नए एरियाज के अंदर अब फॉरेन सेटलर्स बनने की शुरुआत करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लैंड के लोगों ने सेटलमेंट शुरू कर दिया एज अ पार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन प्रक्रिया, अपना घर बनाया, अपने लेबर को लेके गए साहब। और लंदन से दूर दूर विस्तार के अंदर क्या होता है साहब, आपके यहाँ पे पैसा आने की शुरुआत होती है, इन्वेस्टमेंट होता है साहब। और इसी बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली एक नए दिशा देने की कोशिश की, और धीरे 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 पूरी दुनिया एक नए प्रक्रिया के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इतना हम लोग पॉइंट आज के क्लास के अंदर रखते हैं। आई फील दैट वी शुड डू दिस मच क्लास टुडे ओनली साहब, ठीक है। तो आज मैंने आपको दो चीजें समझाई है साहब, है ना। आप जब भी चैप्टर को देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये बहुत सिंपल चैप्टर है साहब, ठीक है। ये सिंपल चैप्टर नहीं है, जितना दिखता है उतना नहीं है साहब, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर से ऑलरेडी 2 बार मेंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसमें से और भी आने की शक्यता है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो दोस्तों, दैट यू आर स्टडिंग राइट नाउ, प्लीज सी फ्रॉम द सिलेबस परस्पेक्टिव साहब, है ना। आपके यहाँ पे सिलेबस के अंदर कॉलोनाइजेशन नाम का शब्द डाला गया है। इन योर सिलेबस द वर्ड कॉलोनाइजेशन इज यूज्ड। तो आपको इसके साथ लिंक अप करना है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण कॉलोनाइजेशन हुआ, कि कॉलोनाइजेशन के कारण ग्लोबलाइजेशन होता है, और ग्लोबलाइजेशन का उद्भव कैसे हुआ। इवन आज की तारीख के अंदर ग्लोबलाइजेशन एक हम लोग कह सकते हैं कि कोविड के कारण
उसको ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ा है कि नहीं पड़ा है साहब, ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इश्यू भर के आया है, ठीक है ना। तो आप जब टॉपिक को देखोगे तो आज हम लोग जो आधुनिक विश्व को देख रहे हैं वो भी देखना है। जीएस पेपर वर्क के अंदर आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया नाम का एक अलग से टॉपिक भी डाला है, तो वो भी आप देखिएगा। तो डोंट स्टडी फ्रॉम दी आई वुड से एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव, स्टडी कि वहाँ सिलेबस में क्या क्या है और उसको कैसे आप लिंक अप कर पाते हो। चलिए ठीक है ना, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये सेशन, क्योंकि मैं बहुत एनालिटिकल डिस्कशंस कराता हूँ। मैं एक्चुअली एनालिसिस के लिए ही जाना जाता हूँ। आप मेरे प्लस कोर्सेज को अटेंड करोगे या आप यहाँ पे स्पेशल क्लासेस को देखेगा, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप स्पेशल क्लासेस को देखिए। यू विल एंजॉय द स्पेशल क्लासेस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगी। एंड आपको पूरी जो वाइसरॉय की मैंने जर्नी है अभी तक सब पढ़ाए हुए हैं और उसमें बहुत एनालिटिकल डिस्कशंस भी कराया है साहब, ठीक है। और दूसरा मेरे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर भी मैंने स्पेशल क्लासेस ली, वो भी आप देख सकते हो। बाकी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन करोगे तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करूंगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आज या कल 28 फरवरी हमारा लास्ट डे है। उसके बाद आपका जो डिस्काउंट है वो 10% नहीं होगा साहब। आपकी तारीख में आप जो कोड यूज़ कर रहे हो उसमें 10% डिस्काउंट होता है। PN लाइव कोड हमेशा यूज़ करना है। शायद अगले महीने से 5% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो उसके पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए आपको लगता है कि फीस अफोर्ड नहीं हो पा रही, EMI फैसिलिटी तो है ही हमारे पास, पर अगर EMI फैसिलिटी से भी नहीं लेना चाहते हो आप, है ना, क्या करिए, कल एग्जाम दीजिएगा अनअकैडमी कॉम्बैट्स। कॉम्बैट की खासियत ये है कि अगर आपका अच्छा रैंक आया, ये अच्छे रैंक के कारण अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देगा। 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप, मतलब टोटल पूल है, उसमें से आपको अच्छी खासी फीस के अंदर रेमिटेंसेस मिल जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो कल सुबह है 11 बजे, ये भी आप यही कोड के द्वारा अटेंड कर सकते हो। इट्स अ फ्री साहब, है ना, इट्स नॉट आई वुड से पेड टेस्ट, इट्स अ फ्री टेस्ट। आप आइए, एनरोल कराइए, एग्जाम दीजिए और फिर इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको साहब, ठीक है ना। तो यू विल एंजॉय दिस थिंग एज वेल। तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़ेगा। ये PN लाइव कोड के द्वारा आप यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हो एंड आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन जर्नी। हम लोग आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। Please like, share and subscribe to this platform. I'll see you in the next class. Till then, keep studying and all the best and thank you very much.